तो दोस्तों अब इसके टाइप्स देखते हैं अपन। फर्स्ट है सिंपल सिजोफ्रेनिया, सेकंड है हेब्रिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया और थर्ड है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया और फोर है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, टाइप्स तो और भी होते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है जो हम मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स देखते हैं वही चार ही प्रकार के होते हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट होता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो सबको मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेते हैं इनको एक एक करके। फर्स्ट है सिंपल सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि देखिए, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन यंग एज। ये किस एज में ग्रुप में पाया जाता है? यंग एज में पाया जाता है। द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट बिकम द विड्रॉल। इसमें जो पेशेंट का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? विड्रॉल प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो पर्सन होता है ये कि यंग एज में होता है। ठीक है, जो यंग पीपल्स होता है या यंग चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है कि वो पहले क्या होता है, जो कम्युनिटी होती है या जो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो फ्रेंड सर्किल होता है या रिलेटिव्स होते हैं उनसे क्या होता है, कॉन्टैक्ट रखता था। कॉन्टैक्ट का मीन्स होता है जैसे कि वो मिले तो उनसे मिल लिया, उनसे बात कर लिया। ठीक है, बट धीरे धीरे वो क्या करेगा, उनसे अपने जो रिलेशंस है वो क्या करेगा, कम करने लग जाएगा और अकेला रहना उसको पसंद हो जाएगा। तो विड्रॉल सिम्टम उसके अंदर क्या हो गए, जनरेट हो जाएंगे। मतलब कि जो अपनी जो सोसाइटी थी जिससे वो कनेक्ट था उससे क्या होगा, अलग अकेले रूम में रहने का पसंद करेगा। मतलब कि उन सब लोगों के साथ, जैसे कि होता है ना कि अपन को किसी ग्रुप में रहना पसंद होता है, कई बार अकेला रहना पसंद होता है। तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है कि अकेला रहना पसंद करते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव। ओके, द प्रोग्नोसिस इज पुअर। देखिए इसकी जो चार चीज़ें ना आपको हर एक डिजीज में लगी, जो हर एक टाइप्स बताऊंगा आपको। सिंपल सिजोफ्रेनिया हो गया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो गया, हेब्रिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया हो गया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया हो गया। तो इन चारों में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, किस एज ग्रुप में होता है, ठीक है, क्या इसका जो मेन फीचर है वो क्या है। तीसरी, इसके अंदर ईसीटी इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है वो बतानी है आपको, और प्रोग्नोसिस कैसा है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब देख लेते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब हेब्रिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि इसके अंदर देखिए जो एज ग्रुप होता है वो कितना होता है, 30 to 40 होता है। बिहेवियर कैसा होता है, रिग्रेसिव बिहेवियर होता है। रिग्रेसिव बिहेवियर का मतलब होता है इसके अंदर जो पर्सन होता है वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाता है। ठीक है, ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव। ईसीटी इसके अंदर क्या होती है, नॉट इफेक्टिव होती है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है, इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो है, अब जैसे कि मैंने सिंपल बताया तो उसमें किसमें होता है, यंग चाइल्ड में होता है। इसमें क्या हो रहा है, बिहेवियर कैसा होता है, रिग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, मतलब कि पीछे की साइड चला जाता है, मतलब कि चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाता है। ओके, जबकि उसके अंदर बिहेवियर कैसा हो जाता है, वो विड्रॉल सिम्टम्स शो करने लग जाता है, मतलब कि जो सोसाइटी थी उससे कट होने का प्रयास करता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, सिंपल वाले में। ओके, और उसके अंदर ईसीटी क्या आती है, नॉट इफेक्टिव, इसमें भी नॉट इफेक्टिव। प्रोग्नोसिस कैसा है इसका, पुअर, उसका भी कैसा है, पुअर। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, अब जो हेब्रिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है इसको और क्या क्या बोल सकते हैं अपन, चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है इसके अंदर, सिली बिहेवियर बोल सकते हैं इसके अंदर, रिग्रेसिव बिहेवियर बोल सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। देखिए डिसऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। फॉर एग्जाम्पल वो किसी संस्था में टीचर था, ठीक है, अब उसके अंदर हेब्रिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जनरेट हो गया, वो बच्चों की तरह बिहेवियर करने लग गया, तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ओके, तो इस प्रकार से उसकी जो पर्सनैलिटी वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। ओके, अब आगे देखते हैं अपन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर भी अपन वो चार चीज़ें देखेंगे। कौन कौन सी देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे डिल्यूजन्स ऑफ द परसिक्यूशंस इज द मोस्ट मार्क्ड फीचर्स ऑफ द पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो इस जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्यों बोलेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन पाया जाता है। देखिए डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स फॉल्स बिलीव, मतलब कि ऐसा, मतलब कि झूठा अज्यूम कर लेना, कि फिक्स कर लेना कि ये इंसान गलत है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, तो वैसे शो कर लेना। परसिक्यूशन का मतलब होता है शक वाली कंडीशन जनरेट कर लेना। ठीक है, कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है, शायद चल नहीं रहा हो बट उसको शक हो गया, तो वो वही मानेगा जो उसको शक हो गया एक बार। ओके, सेकंड क्या आता है, सेकंड है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया होता है। ओके, इसको स्टार मार्क करना, और कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, तो आपको पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्लिक करके आना है वहाँ पे। ओके, ईसीटी इज इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव, इसके अंदर क्या होती है, इफेक्टिव होती है। जो पिछले अपन ने दो पढ़े थे सिंपल और हेब्रिफ्रेनिक, उनमें क्या होते हैं, नॉन इफेक्टिव होती है। इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है। 90% तक हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की कंडीशन जनरेट हो चुकी है। ओके, और उनके अंदर क्या होता है कि प्रोग्नोसिस क्या होता है, कम होता है। उनके अंदर हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पेशेंट को डिजीज की कंडीशन है कि नहीं है। भाई एक बच्चा है, वो सोसाइटी से अपन नॉर्मली भी तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना कई बार, जैसे कि अपन कोचिंग कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही है तो हम सोसाइटी को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं।
कुछ टाइम के लिए, तो वो कोई डिजीज़ की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बट जो पैरानोइड शिजोफ्रेनिया है, इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो सिम्टम्स है, ये इजीली अपन पेशेंट के अंदर देख सकते हैं और इनका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, गुड होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर देखते हैं कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। देखिए कैटाटोनिक जो शिजोफ्रेनिया है, इसके अंदर दो कंडीशन पाई जाती है, एक तो होता है एक्साइटमेंट और एक होता है स्टूपर। लेकिन जो कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया है, इसके अंदर दो कंडीशन जनरेट होती है, दो कंडीशन प्रेजेंट होती है, एक तो होता है एक्साइटमेंट और एक होता है स्टूपर। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव कंडीशन जनरेट होना, मतलब कि उस जो पर्सन है वो अग्रेसिव नेचर शो कर रहा है। स्टूपर का होता है म्यूट एंड मोशनलेस कंडीशन जनरेट कर रहा है, मतलब कि चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, ओके। तो वो आएगा म्यूट एंड मोशनलेस स्टूपर वाली कंडीशन के अंदर होता है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, जानवर की तरह बिहेव शो कर रहा है, ठीक है। अब किस एज ग्रुप में होता है, चार बातें इसके अंदर अपन देखेंगे। ये होता है 25 से 40 ईयर्स की जो एज होती है उस ग्रुप में पाया जाता है, ओके। बिहेवियर कैसा होता है, अग्रेसिव या स्टूपर, जैसे कि अग्रेसिव और स्टूपर की कंडीशन इसके अंदर जनरेट होती है। इसीलिए जो इफेक्टिव होती है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है इसका, गुड प्रोग्नोसिस होता है। 95% तक हम पेशेंट की जो कंडीशन देख के बता देंगे कि इसको कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया है या पैरानोइड शिजोफ्रेनिया है। लेकिन सिंपल और हेबरफ्रेनिया में हम बता नहीं पाएंगे कि इसको कैसा है। तो इसका क्या होता है, प्रोग्नोसिस क्या होता है, थोड़ा कम होता है उनका, और इनका प्रोग्नोसिस क्या होता है, अच्छा होता है, ओके। तो चारों डिजीज को मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहला हमने पढ़ा सिंपल शिजोफ्रेनिया, जो किस में पाया जाता है, वो बच्चों में पाया जाता है, ओके। बच्चों में क्या होता है कि जो सोसाइटी वाली जो कनेक्टिविटी थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हो, घर वालों से दूर रहना पसंद करते हैं, अकेले एक रूम में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। किस एज ग्रुप में गया, ईसीटी इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव। प्रोग्नोसिस कैसा होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ओके। सेकंड हमने पढ़ा हेबरफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है, चाइल्डिश बिहेवियर शो करने लग जाता है पर्सन हमारा। किस एज ग्रुप में होता है, 25 से 40 ईयर्स की एज में होता है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ईसीटी इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो शक वाली कंडीशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन वाली जो कंडीशन है वो इसके अंदर क्या होती है, जनरेट होती है। मतलब कि जो पर्सन होता है वो शक करने लग जाता है, वो अपनी वाइफ पे कर सकता है, अपने पेरेंट्स पे कर सकता है कि तुम लोग मुझे किल करने का प्रयास कर रहे हो या मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, कैसी भी कंडीशन जनरेट कर सकता है, ओके। सेकंड किस एज ग्रुप में होगा, ये भी 25 से 40 ईयर्स के एज के ग्रुप में होगा, ओके। फिर होता है इसके अंदर ईसीटी ईसीटी इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव। ईसीटी इफेक्टिव रहती है इसके अंदर। प्रोग्नोसिस कैसा होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसके अंदर दो प्रकार का बिहेवियर होता है, एक्साइटमेंट होता है और स्टूपर वाली कंडीशन जनरेट होती है, ओके। एज ग्रुप कौन सा होता है, 25 से 40 ईयर होती है, ओके। बिहेवियर कैसा होता है, एग्रेसिव या स्टूपर होता है। और ईसीटी इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव, इफेक्टिव रहती है इसके अंदर। और प्रोग्नोसिस कैसा रहता है इसका, प्रोग्नोसिस गुड प्रोग्नोसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए क्लिनिकल मतलब कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या शो करेगा हमारा पर्सन अकॉर्डिंग टू यूगन ब्लर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर देखिए मतलब कि जो साइंटिस्ट था जिसने शिजोफ्रेनिया वर्ड दिया था उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या शो होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंट ऑफ बाई पेशेंट विथ शिजोफ्रेनिया। दो प्रकार के सिम्टम्स शो करता है हमारा जो पेशेंट शिजोफ्रेनिया का है। पहला होता है प्राइमरी या फंडामेंटल सिम्टम्स। सेकंड होता है सेकेंडरी या एसेसरी सिम्टम्स शो करता है। अब आप इनको जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं। पहला होता है प्राइमरी फंडामेंटल सिम्टम्स, मतलब कि ये बेसिक उसके अंदर प्रेजेंट ही होते हैं। इनमें से कोई सा भी एक या दो तीन जो भी रहेगा वो उसके अंदर रहेगा, ओके। पहला होता है इट्स इंक्लूड द 4 सिम्टम्स। ये है ना, यहाँ से नोट सेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी पेपर के अंदर कि ब्लूलर्स के 4 साइन कौन से हैं, सिम्टम्स कौन से हैं, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ओके। फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है ऑटिज्म, ठीक है। सेकेंड होता है एसोसिएटिव लूजनेस और तीसरा होता है एम्बिवेलेंस और एक होता है अफेक्टिव इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। चारों वर्ड्स हैं आपके लिए नए हैं तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। देखिए जो ऑटिज्म वाली जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, जो ऑटिज्म है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो खुद की दुनिया में मस्त रहना पसंद करता है, ठीक है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। इसका मैं अलग से ना जब भी मैं टर्मिनोलॉजी वाली क्लास रहेगी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। मैं सोच रहा हूँ कि एक साइकेट्री की जितने भी टर्मिनोलॉजी अपन ने साइकेट्री के अंदर यूज की है उसके अंदर मैं सबको एक जगह लेके आऊँगा, तो वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इन फ्यूचर मैं प्लानिंग बना रहा हूँ वो क्लास, क्योंकि उसके लिए मेरे को स्लाइड तैयार करनी पड़ती है, तो स्लाइड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो क्लासेस थोड़े क्या टाइम से नहीं आ पा रही, थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, बट मैं आपको कंटेंट वो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है कि वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। समझ रहे हो आप? मतलब कि बोल फर्स्ट सेंटेंस कुछ और बोल दिया, दूसरा कुछ और बोल दिया, तो वो एसोसिएटेड नहीं कर पाएगा। फिर होता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कि किसी एक ही पर्सन के ऊपर एक ही समय पर दो कॉम्प्लीमेंट दे देना कि ये अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है, ये सही भी है गलत भी है, ऐसे एम्बिवेलेंस वाला। एमबी का मतलब क्या होता है? दो मतलब कि अपोजिट। एमबी का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव साथ होना, ठीक है। एमबी बैलेंस मतलब समझ में आएगा कि एक ही पर्सन के ऊपर एक ही समय पर अपन दो कॉम्प्लीमेंट्स उसको दे दें कि ये अच्छा भी है बुरा भी है, उसको बोलेंगे एमबी बैलेंस। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि आपके मन के अंदर कुछ और चल रहा है, आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर कंडीशन कुछ और जनरेट हो गई है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका विथ फोर्थ ईयर के साथ नॉस्टेट में सिलेक्शन हो गया, ओके, और आपको अंदर से खुशी है। उसी टाइम आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसके दादी की डेथ हो गई, आपको वहाँ पे जाना था, आप उसको बोलना चाह रहे कि यार मेरा नॉस्टेट में सिलेक्शन हो गया यार, मैं ठीक है हैप्पी हूँ, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। आप अंदर से खुश हो लेकिन आपको बाहर से कैसा शो करना पड़ेगा कि आप सैड हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, मतलब कि जो कंडीशन आपके साथ इंटरनल है वो आप उसको एक्सटर्नल शो नहीं कर पा रहे हो, ओके। फिर आता है सेकेंडरी या एसेसरी सिम्टम्स। इसमें होता है कॉन्शियसनेस आती है, मतलब कि जो हमारा जो पेशेंट है वो क्या हो गया, कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में रह जाएगा, ड्रीमी कंडीशन हो जाएगी, ड्रीमी स्टेट या स्टूपर वाली जो कंडीशन उसके अंदर जनरेट हो जाएगी। सेकंड है इसके अंदर पीएमए, बोले तो साइकोमोटर जो एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। फिर आती है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है, इसके अंदर हेलुसिनेशन वाली जो कंडीशन वो क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, मतलब कि ऑडिटरी प्रकार की कंडीशन उसके अंदर जनरेट हो जाएगी, मतलब कि उसको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देगी, वो है ही नहीं फिर भी सुनाई दे रही है। हेलुसिनेशन का मैं हर बार बताता हूँ, जब भी ये वर्ड आता है तो समझ लेना कि कोई वॉइस या कोई भी चीज़ है नहीं फिर भी आपको दिख रही है या आपको सुनाई दे रही है, उसको बोलेंगे हेलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, गलत परस्यू कर रहे हो, ओके। जैसे कि वो सांप वाला एग्जांपल याद, रस्सी वाला एग्जांपल याद रखना। रस्सी थी, अंधेरा था, ठीक है, आपने छुआ, आपको लगा कि सांप है तो आप डर गए, तो ये क्या है, इल्यूजन है, ठीक है। तो तीन टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ आपको, एक तो हेलुसिनेशन होता है, एक इल्यूजन होता है, ठीक है, एक होता है डिल्यूजन, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, शक वाली कंडीशन जनरेट होना, ठीक है। जो डिल्यूजन वर्ड है, एक होता है हेलुसिनेशन, एक होता है इल्यूजन, एक होता है डिल्यूजन, ठीक है। तीनों ही वर्ड तो कन्फ्यूजनिंग कंडीशन जनरेट कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना। हेलुसिनेशन का मतलब होता है नहीं फिर भी शो हो रहा है। इल्यूजन का मतलब होता है कि वो है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, गलत परस्यू कर रहा हूँ उसको। एक होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है कि फिक्स कर लेना, फॉल्स, गलत, बिलीव, मतलब कि कोई गलत चीज़ को अपन बिलीव कर लेंगे कि ये ऐसा है, समझ रहे हो। जैसे कि कोई आपका रिलेटिव है, वो उसके आपने विचार बना लिया कि ये क्या है, गलत है, तो वो आपकी पूरी उम्र भर आपकी आंखों में या आपकी नज़र में कभी सही नहीं हो पाएगा। डिल्यूजन का मतलब समझ में आया, फिक्स फॉल्स बिलीव होता है इसके अंदर। फिक्स फॉल्स बिलीव का मतलब होता है कि कोई भी गलत धारणा अपने अंदर मन के अंदर सेट कर लेना किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। फिर आता है थॉट। थॉट में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, वो एक थॉट को दूसरे थॉट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इमोशनल मूड अफेक्ट डिसऑर्डर, मतलब कि वो स्टेबल नहीं रहेगा, बल्कि उसका जो इमोशन है अनस्टेबल रह जाएगा, ओके। मेमोरी, उसको मतलब कि पुरानी मेमोरी भूल जाएगा, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर देखा था ना अपन ने उसके अंदर, तो वो उसकी जो प्रेजेंट मेमोरी थी उसको क्या कर ली, स्किप हो गई, और उसको जो बचपन वाली मेमोरी है ना वो उसके माइंड में सेट हो गई, तो ये होता है मेमोरी हो गया, ओके, जिसके अंदर रिवर्सिबल मेमोरी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर आता है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होती है इसके अंदर एब्सेंट होती है। इंसाइट का मतलब होता है जो उसकी जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में उसको पता है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने उस पेशेंट को पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो आपको बताए कि मैं इस वजह से आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को ये डिजीज कंडीशन हो रखी थी या मेरे ये सिम्टम्स शो हो रहे थे इस वजह से मैं यहाँ पे दिखाने आया हूँ, या मेरे घर वाले मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए, तो वो बोलते हैं इंसाइट। तो इन जो पेशेंट्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, इनके अंदर क्या होता है कि जो इंसाइट क्या होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। अब आता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है कि वो अपना जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो क्या हो जाती है, उनकी पुअर हो जाती है, वो डिसीजन अच्छे से ले ही नहीं पाते, अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होते हैं वो नहीं ले पाते हैं।
तो इनके अंदर क्या होती है, पुअर जजमेंट होता है, पुअर इंसाइट होती है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी, डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि जो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया था हेब्रोफेनिक सिजोफ्रेनिया, उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक टीचर था, फिर वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगा, तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, एक टीचर के फॉर्म में थी, बट अब वो बच्चे की तरह बिहेव करने लगे तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या हो गई, डिसऑर्गेनाइज हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक कुछ नया फंडा आया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है एडिशनल बिहेवियर या नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब कि एडिशनल बिहेवियर होता है इसमें। देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि उसके अंदर एडिशनल बिहेवियर शो हो रहा है, मतलब कि जो नॉर्मल बिहेवियर था उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि जो उसका जो बिहेवियर था, डेफिसिट बिहेवियर, जो नॉर्मल बिहेवियर था ना उससे क्या हो गया, कम हो गया। अब ये 3 कंडीशन में जनरेट होता है, और एक ध्यान रखना, कम कब होता है, जब एसोसिएटिव लूजनेस होती है तब, और बढ़ कब जाता है, ऑटिज्म, एम्बिवैलेंस और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। बढ़ेगा कब, ऑटिज्म कंडीशन, एम्बिवैलेंस और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट के अंदर ये क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, नोट सेट में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है, या नेगेटिव सिम्टम्स पूछ लिया, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम्स ध्यान रखना कि एसोसिएटिव जो लूजनेस होती है ना वो क्या होता है, एक प्रकार से नेगेटिव सिम्टम्स है। तो क्वेश्चन में आपको इसको मार्क करके आना है। या ऐसे पूछ लिया कि निम्न सारे पॉजिटिव सिम्टम्स दे दिए उसने, और पूछ लिया कि एक्सेप्शन कौन सा है पॉजिटिव सिम्टम्स में, तो आपको फिर ये नेगेटिव सिम्टम्स को क्लिक करके आना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो 4A साइन है ना, इनको रट लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपके यूनिवर्सिटी पेपर के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, इनको स्टार मार्क करना आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस करेंगे। देखिए कोई सी भी मेंटल डिसऑर्डर्स होता है उसके अंदर डायग्नोसिस करने के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, ये तीनों कंडीशन है इसके अंदर अपन करते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि इसका क्या मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखिए मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ईसीटी लगाएंगे, 6 से 12 ईसीटी इसको प्रोवाइड करेंगे। साइकोफार्मेकोलॉजी में कौन सी देंगे, अब देखिए साइकोसिस का डिसऑर्डर तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में अपन देंगे हेलोपेरिडोल देंगे, रेस्पेरिडोन देंगे, ओलेंजापाइन देंगे और क्लोंजापाइन देंगे। ये ड्रग्स के नाम आपको याद रहने चाहिए। सारी जितनी भी ड्रग्स हमने साइकेट्री के अंदर यूज करते हैं इनकी मैंने एक अलग से क्लास ले रखी है, ठीक है, जिसके अंदर हम साइकोफार्मेकोलॉजी के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। एंजियोलाइटिक ड्रग्स कौन सी होती है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कौन सी होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी होती है, ठीक है, सब कुछ मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। तो आप वो क्लास लीजिए, अगर आपने नहीं ली है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके यूनिवर्सिटी पेपर के लिए। ओके, फिर आता है एंटी ईपीएस ड्रग्स कौन सी होती है, टीएचपी होती है, इसका नाम याद रखना, ट्राई हेक्साफिनोडाइल हाइड्रोक्लोराइड, ये होती है ड्रग्स, ठीक है। देखिए जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं इनसे क्या होता है, ईपीएस की कंडीशन जनरेट होने का चांसेस रहता है। ईपीएस बोले तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होता है, ठीक है। ये साइड इफेक्ट किसका है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है इसका क्या होता है, एक साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो साइड इफेक्ट होता है इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी ईपीएस ड्रग्स देंगे। अब एंटी ईपीएस ड्रग्स कौन सी है, टीएचपी है, इसका नाम याद रखना टीएचपी, ऑप्शन में आएगा टीएचपी, तो क्लिक करके आना है उसको। फिर आता है एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स देंगे। देखिए जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है ना, जो कोई सा भी एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स है, हर एक जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है, बस 2-3 है डिसऑर्डर्स उनके अंदर यूज नहीं की जाती। जैसे कि ये जो एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स होते हैं इनसे क्या होती है, थोड़ा नींद आने की चांसेस रहते हैं। तो जो हाइपरसोमनिया वाली जो कंडीशन है, मतलब जो जिनको नींद ज़्यादा आती है उनके पेशेंट को अपन इसे प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स इसके अंदर प्रोवाइड करनी है अपन को। ओके, जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स है वो एक तो लोराजिपाम है और एक होता है डायजिपाम, ठीक है। ड्रग्स के नाम और भी है वो आपको याद करना है, तो आप साइकोलॉजी वाले जो साइकोफार्मेकोलॉजी मैंने क्लास लिया है, एंजियोलाइटिक्स एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स है उनकी क्लास आप लीजिए, आपको हर एक ड्रग्स अच्छे से याद हो जाएगी। लिमिटेड ड्रग्स है, अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी। हर एक कोई सी भी डिजीज पढ़ोगे तो उसका अगर मैनेजमेंट करना हो आपको तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब आता है इसको साइकोथेरेपी कौन कौन सी प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देंगे। कौन सा देंगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, फैमिली साइकोथेरेपी और मिलियोथेरेपी, ठीक है। इनकी मैं क्लास लेके आऊँगा जल्दी ही, अब वहाँ आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, बस आपको ध्यान रखना है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं, फैमिली साइकोथेरेपी देते हैं और मिलियो साइकोथेरेपी देते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के अंदर कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।
ओके। और वीडियो के दौरान कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी है तो उसका भी कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जो हमारी टीम वर्क कर रही है इसके ऊपर, तो उसको क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और उनको क्या, नई नई वीडियोस आपके लिए बनाने में उसको थोड़ा एक पॉजिटिव मोटिव्स मिलेगा। ओके। और कुछ भी दिक्कत आती है वीडियो के दौरान तो आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन से, तो उस पर भी आप जुड़ सकते हो। और अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम से मेरे कनेक्ट हो जाइए। वहाँ आप मैसेज कर दोगे, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। ओके। टेलीग्राम का नाम है नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। ओके। और यूट्यूब पे तो आप जानते ही हो मेरे को, और इंस्टा पे भी है मेरा एक, ठीक है। तो इंस्टा पे मेरा है थोर पीके मिकी के नाम से हो गया। ओके, बाय।